बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ डॉक्टर फरजाद फ्रॉम कैरियर कोचिंग सेंटर। तो बच्चों बेटा, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर होम्योस्टैसिस की जूलॉजी एंड कर ली थी। थर्मो रेगुलेशन तक का पोर्शन हमने एंड कर लिया था। और आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी बॉटनी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक आज का होगा होम्योस्टैसिस इन प्लांट्स। अब देखें, जिस तरह से हमने होम्योस्टैसिस इन एनिमल्स पढ़ा था, आपको बताया था कि होम्योस्टैसिस के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन था, दूसरा कंपोनेंट जो है वो एक्सक्रीशन था, और जो तीसरा कंपोनेंट है वो क्या है, वो थर्मो रेगुलेशन है। बिल्कुल इसी तरह जो है प्लांट्स के अंदर भी होगा, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट होगा। इसके अलावा जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन के अलावा जो है एक्सक्रीशन इन प्लांट होगा, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट होगा। वैसे ही हम प्रोसीड करेंगे। अब इससे पहले कि हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट पे आए, हमें कुछ बेसिक टर्म्स आनी चाहिए। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो टर्म्स यूज हो रही हैं, इसमें जो पहली टर्म है वो क्या है, वो डिफ्यूजन है। अगर मैं डिफ्यूजन की बात करूँ तो मेरे ख्याल में आप लोग के लिए नई टर्म नहीं है, आप जानते ही होंगे कि डिफ्यूजन क्या है। तो कोई बता सकता है आप में से व्हाट इज डिफ्यूजन? तो बेटा, डिफ्यूजन हम किसको कहते हैं? मूवमेंट को कहते हैं। किसकी मूवमेंट को? मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट को। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर concentration is called as diffusion. The movement of molecule from the region of higher concentration to region of lower concentration is called as diffusion. और अगर यही डिफ्यूजन वाटर मॉलिक्यूल की हो रही हो, किसके अराउंड? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अराउंड, तो उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस का। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसी तरह जो है एक टर्म है जिसको आप नाम दे रहे हैं सॉल्यूट पोटेंशियल का। अब ये सॉल्यूट पोटेंशियल क्या होता है भाई? सॉल्यूट पोटेंशियल अमाउंट है। किसकी अमाउंट है? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट दैट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सॉल्यूट पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है उसको आप क्या नाम दे रहे हो? सॉल्यूट पोटेंशियल का नाम दे रहे हो। इसके अलावा वाटर पोटेंशियल क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कुछ ऐसे होंगे जो सॉल्यूट से जाके बाइंड कर जाएंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रीली मौजूद होंगे। तो अमाउंट ऑफ फ्री वाटर मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज वाटर पोटेंशियल। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल दैट प्रेजेंट इनसाइड द सॉल्यूशन। तो बेटा, ये सारी डेफिनेशन जो मैंने डिक्टेट करवाई हैं, ये आप लिखते चले जाइएगा। इसके अलावा लास्ट वन इज द टॉनिसिटी। एंड टॉनिसिटी क्या होता है? इट इज द डिफरेंस ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल। टॉनिसिटी क्या है? इट इज द डिफरेंस ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल इन बिटवीन टू सॉल्यूशन। तो दो सॉल्यूशन के दरमियान जो सॉल्यूट पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसको आप क्या नाम देते हैं? टॉनिसिटी का नाम देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट, तो कह रहे हैं कि प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज मेजर एज वाटर पोटेंशियल इन प्लांट सेल। कि कंसंट्रेशन जो होती है सॉल्यूशन की, उसको हम वाटर पोटेंशियल के तौर पे मेजर कर रहे होते हैं। और एनिमल सेल्स के अंदर अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल देखी जाए या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखी जाए, तो वो एज अ ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर होती है। इन प्लांट सेल वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल सेप और वैक्यूल इज टर्म एज सॉल्यूट पोटेंशियल। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगर आप प्लांट सेल में कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो वो वाटर पोटेंशियल के तौर पे मेजर होगी, और अगर आप एनिमल सेल में करेंगे तो वो एज अ ऑस्मोटिक पोटेंशियल मेजर होगी। और अगर आप कह रहे हैं कि वाटर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो भाई अब वैक्यूल इतना बड़ा रखा होता है प्लांट सेल के अंदर, तो हमेशा वाटर पोटेंशियल किसका कैलकुलेट करेंगे? हम वैक्यूल का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है भाई, चल है। अब मैं प्लांट को क्या कर रहा हूँ? डिवाइड कर रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन वी हैव क्लासिफाइड प्लांट इनटू 4 कैटेगरीज। ये आपके पास 4 कैटेगरीज हैं। अब जाहिर सी बात है कि भाई प्लांट के भी डिफरेंट क्या है, हैबिटेट है। अब एक ऐसे प्लांट हैं जो उस हैबिटेट में रहते हैं जो हाईली अबंडेंट ऑफ वाटर सप्लाई, पानी के अंदर रहते हैं, इक्वेटिक प्लांट्स हैं। अब वो इक्वेटिक प्लांट जो रहते ही फ्रेश वाटर के अंदर है, उनके पास वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा है।
तो इनका ऑस्मो रेगुलेशन करने का अंदाज क्या होगा, अलग होगा। इनको वाटर क्या करना है, लॉस करना है, इनको वाटर स्टोर नहीं करना। और ऐसे प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। तो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, और जमीन पे तो पाए जा रहे हैं लेकिन उनके पास जो वाटर सप्लाई है वो वाटर सप्लाई बहुत लिमिटेड है, मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है। तो उन प्लांट्स को हम क्या नाम देते हैं, मीजोफाइट्स का नाम देते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि हेलोफाइट्स हैं, मतलब जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, दलदली जमीन पे पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, उसको आप हेलोफाइट्स कहते हैं। और एक वो है जो सीवियर स्कार्सिटी ऑफ वाटर होता है। स्कार्सिटी हम कहते हैं सीवियर डेफिशिएंसी को, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है, शदीद किल्लत है पानी की। कि एक प्लांट है जो डेजर्ट में पाया जाता है, सहरा में, एक है जो चट्टानों में पाया जाता है, वहां पानी ही नहीं है, तो उनको हम क्या नाम देते हैं, जीरोफाइट। और ये जो हमने चार नाम बताए ना, हमने आपको हाइड्रोफाइट का नाम बताया, हमने आपको मीजोफाइट का नाम बताया, मैंने आपको हेलोफाइट का नाम बताया, मैंने आपको जीरोफाइट का नाम बताया। ये जो चार नाम बताए हैं, ये चार के चार अलग अलग तरीके से ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि चारों का हैबिटेट अलग अलग है। हाइड्रोफाइट है, उसको तो वाटर क्या करना है, लॉस करना है। जीरोफाइट है, उसको वाटर स्टोर करना है। मीजोफाइट वाले को वाटर स्टोर करना है। हेलोफाइट वाले के पास इतना ज्यादा सॉल्ट है, उसको सॉल्ट लॉस करना है। कहने का मकसद ये है कि हर किसी का ऑस्मो रेगुलेशन का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा। तो हम वन बाय वन करके बेटा सारी चीजें पढ़ेंगे। तो पहले हम हाइड्रोफाइट्स पढ़ने जा रहे हैं, तो जरा हाइड्रोफाइट्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा हम बात करते हैं हाइड्रोफाइट्स की। तो हाइड्रोफाइट्स होते क्या है भाई, व्हाट आर द हाइड्रोफाइट्स? अभी आपको बताया कि वो तमाम प्लांट जो वाटर की अबंडेंट सप्लाई में पाए जाते हैं, पानी के अंदर ही रहते हैं, उनको आप क्या नाम देते हैं, हाइड्रोफाइट्स का नाम देते हैं। अब इनके पास पानी की कमी नहीं है, इनके पास वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा है। अब जब इनके पास वाटर सप्लाई बहुत ज्यादा होगी, तो ये आसानी क्या कर सकते हैं, वाटर को लॉस कर सकते हैं, इनको वाटर को रोकना नहीं है। अब इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं, इसकी क्लासिकल एग्जाम्पल में है वाटर लिली। तो वाटर लिली हाइड्रोफाइट की क्लासिकल एग्जाम्पल में अब कह रहे हैं कि एज दिस प्लांट्स हैव लॉट ऑफ वाटर सप्लाई, जैसे कि हमें मालूम है कि इन प्लांट्स के अंदर वाटर सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने एडॉप्टेशन लेके आते हैं, फ्लोटिंग ऑफ देयर लीव्स इन, अडॉप्ट टू रिमूव फ्लोटिंग ऑफ देयर लीव्स इन वाटर। ये ऐसा अडॉप्ट करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अपने लीव्स को पानी के अंदर ना डुबोएं। ठीक है। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि प्लांट जो होते हैं ना, उनके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, या आउटर लेयर जो सबसे ज्यादा होती है, या आप एरो को फॉलो करें कि जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर पे अगर हम देखें तो प्लांट के ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है, लिपिड की, जिसको आप क्यूटिकल कहते हैं। इन प्लांट में कोई क्यूटिकल आपको नजर ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनको वाटर स्टोर नहीं करना है, बल्कि वाटर को लॉस करना है। तो दिस स्टेम एंड द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स यूजुअली लैक क्यूटिकल, कि जो स्टेम होते हैं और लीव्स होते हैं इन प्लांट के, उनके अंदर यूजुअली क्यूटिकल क्या होता है, मौजूद नहीं होता। इसके अलावा कह रहे हैं कि इनके स्टोमेटा क्या होंगे, काफी बड़े होंगे, ज्यादा तादाद में होते हैं। अपर सरफेस इन्वायरमेंट को फेस कर रही है तो वहां पे और ज्यादा स्टोमेटा होंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो। और इनके जो लीव्स का सरफेस एरिया होगा वो इतना ज्यादा होगा कि मैक्सिमम क्वांटिटी में वाटर क्या हो सके, ट्रांसपायरेशन के जरिए लॉस हो सके। और साथ साथ आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान एयर स्पेसेस भी क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये एयर स्पेसेस क्या है, काफी ज्यादा है। अभी ये एयर स्पेसेस यहाँ पे काफी ज्यादा क्यों है, तो यहाँ पे एयर स्पेसेस इसलिए ज्यादा है ताकि यहाँ से वाटर क्या हो जाए, ट्रांसपायरेशन के जरिए ज्यादा से ज्यादा लॉस हो जाए। ठीक है बेटा। तो ये एडॉप्टेशन है। तो आप जो है ये हेडिंग डालेंगे, हाइड्रोफाइट्स की एग्जाम्पल लिखेंगे, सब हेडिंग डालेंगे एडॉप्टेशन की, और ये पॉइंट आप कॉपी कर लेंगे। अब देखें, ये पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट। तो ये लॉन्ग भी आ सकता है और ये शॉर्ट में भी आता है। शॉर्ट में आपसे कह देंगे डिस्क्राइब द ऑस्मो रेगुलेशन इन हाइड्रोफाइट, या डिस्क्राइब द एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट, डिस्क्राइब द एडॉप्टेशन ऑफ जीरोफाइटिक प्लांट। इस तरह से जो है वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं हेलोफाइट्स के ऊपर।
अब भाई हेलोफाइट्स क्या थे? अगर हम हेलोफाइट्स की बात करें तो हेलोफाइट्स वो प्लांट है जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, जो कौन से एरियाज में पाए जाते हैं? मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, काफी ज्यादा है। अब जब सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी तो इन प्लांट के साथ मसला क्या आएगा? एग्जाम्पल देख लो, ग्लास वर्ड है और कॉर्ड ग्रास है। अब देखो होगा क्या, मैं जरा समझाता हूँ तुम लोग को कि किस तरह से ये अपनी ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। ठीक है भाई, अब ऑस्मो रेगुलेशन इनकी देखो। देखो ये आपके पास कहानी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, आपके पास एक ये प्लांट है, ये इसकी स्टेम है, और इस तरह से जो है मैंने क्या किया, इसकी रूट्स बना रहा हूँ। ठीक है बेटा, ये रूट्स हैं। अब देखें ये जिस एनवायरनमेंट में पाया जाता है ना, याद रखिएगा ये जिस एनवायरनमेंट के अंदर पाया जा रहा है उस एनवायरनमेंट के अंदर सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मार्शी एरियाज होते हैं, दलदली जमीन होती है, समंदर के करीब होती है, तो यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन आपको बहुत ज्यादा मिलेगी। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज्ड होती है, और जब सॉल्ट कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज्ड है तो इसका मतलब यह है कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा, यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या था, अभी बताया था ना आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल भी क्या है, ज्यादा है, मोर है। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूट पोटेंशियल भी कह रहे हैं क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब सॉलिड पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, सॉलिड पोटेंशियल यहाँ पे ज्यादा है तो इसका मतलब है यहाँ का वाटर पोटेंशियल कम होगा। वाटर पोटेंशियल कम होने का मतलब क्या है, ये मैं जमीन की बात कर रहा हूँ। वाटर पोटेंशियल कम होने का मतलब ये है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कम है। तो प्लांट की बॉडी में अगर हम देखें इस कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, अगर हम कंपैरिजन के अंदर देखते हैं और कंपैरिजन को देखते हुए अगर आप देखें ये जो सरफेस एरिया ये फेस कर रही है इस तरह से, ठीक है, ये रूट का सरफेस एरिया है जिसको मैं अभी क्या कर रहा हूँ, जिसको अभी मैं बॉक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस तरह से। ये ला। ठीक है, अब इतने सरफेस एरिया में अगर देखा जाए ना तो सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, सॉलिड पोटेंशियल इसका मोर होगा, वाटर पोटेंशियल कम होगा। तो वाटर सॉइल में, इस सॉइल में कम है और रूट में क्या है, ज्यादा। अब नेचर क्या चाहती है, अब भाई नेचर ये चाहती है कि मॉलिक्यूल मूव करे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि सारा का सारा वाटर निकल के रूट सेल से कहाँ आने लगेगा, रूट सेल से निकल के बाहर आने लगेगा। और जब रूट सेल से निकल के बाहर आएगा तो नतीजा क्या होगा, एक तो पानी को अंदर जाना था, अब अंदर आने के बजाय बल्कि एक तो पानी रीएब्सॉर्ब होना था, अब रीएब्सॉर्ब भी नहीं हो रहा है, और बल्कि जो रूट का अपना था वो भी क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस के जरिए बाहर आ रहा है। अब ऐसी कंडीशन में प्लांट का डबल नुकसान है कि एक तो पानी भी नहीं आ रहा और जो अपनी बॉडी में स्टोर था वो भी बाहर जाना है। तो कुछ भी करके इसको क्या करना है, कुछ भी करके इसको इस एक्सो ऑस्मोसिस को रोकना है। अब ये एक्सो ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, अगर ऑस्मोसिस के जरिए पानी सेल से बाहर आ रहा है इसको हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस, और अगर ऑस्मोसिस के जरिए सेल के अंदर पानी आ रहा है तो वो एंडो ऑस्मोसिस कहलाएगा। अब मुझे क्या करना है, कुछ भी करके एक्सो ऑस्मोसिस को रोकना है और अंदर पानी एब्जॉर्ब कराना है। तो प्लांट क्या करता है, प्लांट पहला काम ये करता है कि अपनी बॉडी के अंदर मैक्सिमम तौर पे क्या करेगा, अपनी बॉडी के अंदर मैक्सिमम तौर पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेगा। कि इर्द गिर्द से ये रूट सेल क्या करेंगे, इर्द गिर्द से ये रूट सेल आएंगे
और आने के बाद ये क्या करना शुरू करते हैं, रूट सेल्स एक्टिवली ठीक है, ये रूट सेल्स क्या कर रहे हैं, ये रूट सेल्स जो हैं एक्टिवली सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो दे आर एक्टिवली एब्जॉर्बिंग सॉल्ट, इस तरह से। तो ये एक्टिवली जो है सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जब ये एक्टिवली सॉल्ट को एब्जॉर्ब करेंगे तो रूट सेल का सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और वाटर पोटेंशियल रूट के सेल का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा ये निकलेगा कि अब वाटर जो है ना वो सॉइल से अंदर आना शुरू हो जाएगा, और जब वाटर सॉइल से अंदर आना शुरू हो जाएगा तो प्रोसेस कहलाएगा एंडोस्मोसिस, और प्लांट का काम हो गया क्या, एक तो उसने एक्सोस्मोसिस को भी रोक लिया, और उल्टा जो है इसने क्या कर लिया, वाटर को भी रीएब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। ठीक है भाई। तो अगर हम बात कर रहे हैं अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं, उसमें हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह से जो है आपको कि रूट्स ऑफ हैलोफाइट्स एक्टिवली एब्जॉर्ब सॉल्ट इन देयर रूट्स, क्यों कर रहे हैं, टू मेक सैप ऑफ द रूट सेल कंसंट्रेटेड देन सराउंडिंग, ताकि हमारा जो रूट के सेल का सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड हो जाए और ज्यादा से ज्यादा वाटर इंटर हो सके। अब मसला ये हुआ कि जो एक्सेस सॉल्ट आ रहा है इन प्लांट के अंदर, लीव्स में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, वो एक्सेस सॉल्ट देखें इस तरह से अपनी सरफेस के ऊपर डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये करने से बेटा दो फायदे हो रहे हैं, एक तो सॉल्ट से जान छुड़ गई, दूसरा ये कि जब ये हवा में ऐसे रहेंगे ना तो ये सॉल्ट क्या करते हैं, हवा में मौजूद वेपर्स को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे भी पानी मिल जाता है। ठीक है भाई, तो यही बातें इसमें लिखी हुई हैं, तो आपने बिल्कुल इसको इसी तरह लिखना है। क्या है, ये देख लें कि किस तरह से जो ये सॉल्ट को एक्सक्रीट आउट करते हैं, और फिर यही सॉल्ट क्या करेगा, हवा में मौजूद वेपर्स को ट्रैप कर लेगा। नेक्स्ट वन इज दी मीजोफाइट। अब अगर हम मीजोफाइट की बात करते हैं तो मीजोफाइट वो प्लांट्स होते हैं जो जमीन पे पाए जाते हैं, इनके पास मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर है, तो इनको क्या करना है, एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकना है। तो कह रहे हैं टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन, दीज प्लांट हैव एक्सटर्नल वाटर प्रूफ कवरिंग। ठीक है, इन प्लांट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक ये बिल्कुल आप देखें ना किस तरह से वैक्सी और ग्लॉसी अपीयरेंस हो रही है इसकी, तो इसके ऊपर क्यूटिकल मौजूद होती है जो कि एक्सेस वाटर लॉस को रोक रही होती है। और कह रहे हैं कि जब प्लांट के पास अच्छी खासा पानी सप्लाई होती है, जैसे बारिशें हो गई आजकल हो रही हैं, तो वाटर सप्लाई इनके पास क्या है, काफी ज्यादा होता है, तो इनका स्टोमेटा हमेशा ओपन रहता है ताकि ट्रांसपायरेशन होती रहे। ठीक है, और अगर इनके पास वाटर सप्लाई कम होगी तो इनका स्टोमेटा क्या हो जाएगा, बंद हो जाता है। और कह रहे हैं कि वो मिजोफाइट जो कि हाई रेनफॉल के अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इनके लीफ की मार्जिन्स होती हैं, और ये लीफ की जो मार्जिन है ना, यहाँ पोर होते हैं, ये देख रहे हैं ना आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे, पोर्स होते हैं। ठीक है, इस एरो को फॉलो करें, यहाँ जो पोर्स हैं इन पोर को मैं नाम देता हूँ हाइडाथॉट्स, तो दीज पोर्स आर कॉल्ड एज हाइडाथॉट्स। और इन हाइडाथॉट्स आप देख रहे हैं ये वाटर ड्रॉप्स की सूरत में जो है लॉस होता है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्यूटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को आप क्या नाम देते हैं, ग्यूटेशन का नाम देते हैं। तो बेटा अभी अक्सर ऐसा हुआ है कि ये आपके पास ना डिफरेंस लिखने को आ गया है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड ग्यूटेशन। तो ये मैं आपका असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा ट्रांसपायरेशन और ग्यूटेशन जो है ये आपका क्या है, ये आपका असाइनमेंट है, तो उसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे, और आपसे पूछेंगे कि क्या आपने इसको ढूंढें, बैठ के पढ़ें, गूगल करें कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हाइड्रोथॉट्स एंड ग्यूटेशन। तो चार डिफरेंसेस आपने इसके निकालने होंगे। एंड द लास्ट वन इज द जीरोफाइट्स। ठीक है, जीरोफाइट से मुराद बहुत सारे लोग ये कहते हैं डेजर्ट प्लांट, तो जरूरी नहीं है जीरोफाइट्स जो है वो डेजर्ट ही हो। ठीक है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कि सीवियर डेफिशिएंसी ऑफ वाटर में रहते हैं, उसमें से एक डेजर्ट प्लांट भी है। तो हर डेजर्ट प्लांट जो है जीरोफाइट है, लेकिन हर जीरोफाइट प्लांट डेजर्ट नहीं होता। अब एक चट्टानों पे उग रहा है, पहाड़ों पे उग रहा है प्लांट, ठीक है, पहाड़ों पे जाहिर सी बात है पानी रिटेन ही नहीं रह पाता, स्लोप होता है, गिर जाता है नीचे, वो भी जीरो फाइट है, तो क्या आप उसको डेजर्ट प्लांट कहोगे, नहीं।
तो हर जीरोफाइट जो है डेजर्ट प्लांट नहीं होता, लेकिन हर डेजर्ट प्लांट जीरोफाइट होता है। अब जीरोफाइट वाले के पास सीवियर डेफिशिएंसी है वाटर की। अकल इस्तेमाल करो, क्या होगा? वाटर को लॉस करना है, स्टोर करना है। तो भाई हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है कि भाई वाटर को स्टोर करना है। अब वाटर को स्टोर करने के लिए क्या होगा? लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होंगे? कम से कम होंगे, और जो हैं वो भी अंदर डीपली मौजूद होंगे, सरफेस पे नहीं होंगे। और जो इनकी एपिडर्मिस होती है, लीव्स की जो आउटर सरफेस है, वो हेयरी है। हेयरी होने का क्या फायदा होता है कि भाई हेयर्स होंगे, हेयर के दरमियान हवा जमा हो जाएगी, वो हवा क्या करती है? इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी, तो बाहर का टेम्परेचर अंदर पे असर नहीं करेगा। इनके पास जो क्यूटिकल है वो काफी थिक होती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। लीव्स इनके फोल्ड कर जाते हैं ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए। सरफेस एरिया कम होगा तो स्टोमेटा भी कम होंगे, और स्टोमेटा कम होंगे तो उससे क्या होगा? स्टोमेटा कम होने की वजह से वाटर लॉस कम से कम होगा। इसके अलावा जो है लीफ के जो लैमिना होता है ना, जो ग्रीन पार्ट होता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये कांटे बना लेते हैं। यहाँ भी देखें, इस तरह से ये कांटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और अगर जो है कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, वो कहते हैं यार यहाँ बैठे हुए हम डेजर्ट में, तो यहाँ आसानी से पानी तो मिलेगा नहीं, वो अपनी बहुत गहरी गहरी रूट डेवलप करते हैं, वर्टिकल रूट्स। जैसे इकेशिया है, बैनियन है। और कुछ प्लांट होते हैं वो गहरी रूट नहीं, लंबी लंबी रूट्स डेवलप करते हैं जो हॉरिजॉन्टली फैलती हैं। और वो क्या होगा, कहीं दूर भी पानी पड़ा होगा उसको भी रीअब्सॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, जिसकी एग्जाम्पल में क्या है? कैक्टस। ठीक है भाई। और कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि जब बारिश होती है उनको पता है भाई सहरा में कभी कभी बारिश होती है, वो कहते हैं अभी ये मौजूद है, कल को नहीं होगा, तो वो क्या करते हैं? अपने टिश्यू में पानी जमा कर लेते हैं। और जब अपने टिश्यूज में पानी जमा कर लेते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? जूसी स्टेम्स मिलती हैं, जूसी लीव्स मिलते हैं, जिसको आप सक्यूलेंट्स का नाम देते हैं। ये आपके सामने लिखा हुआ है ना भाई, कि सक्यूलेंट्स का नाम देते हैं। तो दिस वुड बी कॉल्ड एज सक्यूलेंट्स। ठीक है, जैसे एलोवेरा होता है उसके अंदर आपको जूस नजर आता है, तो फ्रेश एंड जूसी स्टेम्स मिलते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि भाई बारिश तो हो के नहीं दे रही, धूप इतना ज्यादा है, सब कुछ करके देख लिया, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये प्लांट क्या करते हैं? अपने सीड्स को और जो भी इनके पार्ट्स होते हैं उनको स्पोर में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक ये नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, ये स्पोर के अंदर रहेगा, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये ग्रो कर जाता है। अक्सर आपने देखा ना कि भाई कहते हैं सहरा में बारिश हुई, हर तरफ हरियाली हरियाली आ गई, तो वो हरियाली कैसे आई? कोई आसमान से बरसे थे ये पौधे? नहीं, कुछ प्लांट थे यहाँ पे जो इनएक्टिव हो गए थे, उन्होंने अपने स्पोर बना लिए थे। अब उन स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिली, बारिश मिली, तो वो जाके ग्रो कर गया और एक नया प्लांट बना लिया। क्लियर हो गई बात? चले बेटा, तो यहाँ पे हमने ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट का टॉपिक बेटा कंप्लीट कर लिया है। अब इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट और एस्केशन इन प्लांट देखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, और अगर कोई मसला होता है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा।